एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। एग्रीकल्चर में जब हम बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, उसी सीक्वेंस में आज फिर मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर। ये प्रश्न नॉर्मली डेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या और भी कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चनरी को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है? एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। ड्रिप इरिगेशन आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है बूंद बूंद सिंचाई विधि, ये आप जानते हैं। ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है बूंद बूंद सिंचाई। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी इजराइल से। ठीक है, ये आप जानते हैं, इजराइल से। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ड्रिप सिंचाई उपयुक्त किस फसल के लिए है? इन चारों में से ऑप्शन दे रखे हैं गेहूं, कपास, गन्ना और फल वृक्ष। तो याद रखिएगा, ये ड्रिप सिंचाई जो है मुख्य रूप से फल वृक्षों में उपयोगी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फल वृक्ष। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फल वृक्ष। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टिम्पेनाइटिस। पशुओं के अंदर रोग विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे रोग आप पढ़ते हो, चाहे एंथ्रेक्स हो गया, एफएमडी खुर पका मुंह पका हो गया, गलगोटू रोग हो गया। उसी सीक्वेंस में पूछा गया है कि टिम्पेनाइटिस एक रोग है, वो किससे फैलता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या आहार जनित। तो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया होगा, टिम्पेनाइटिस जो वर्ड है, टिम्पेनाइटिस शब्द को बोलते हैं हिंदी में आफरा। आफरा, तो आप जानते हैं आफरा हमेशा जो रोग होता है वो गीला हरा चारा खाने के कारण से होता है। पशु जब ज्यादा गीला हरा चारा खा लेता है तो उसका उसके पेट में बहुत सारी गैसें भर जाती है और उसका पेट फूल जाता है और उसको चलने में उस हर चीज में समस्या आती है। उसे कहते हैं आफरा। और आपको याद होगा आफरा में जब उसका पेट फूल जाता है तो उसके पेट पे अगर आप ऐसे करते हो तो थोड़ी ढोल जैसी आवाज आती है, उससे कहा जाता है आफरा। तो आफरा किससे हुआ? गीला हरा चारा खाने से हुआ। इसका मतलब न तो इसमें वायरस इन्वॉल्व है, न बैक्टीरिया, न कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा आहार जनित। या आहार से होता है, गीला हरा चारा खाने से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक लोहा किस में मिलता है? लोहा किस में पाया जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, केले में, प्याज में, करौंदा में या जवार में। तो ये तो आप जानते हैं अच्छे से कि हाईएस्ट जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो मिलता है करौंदा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करौंदा। करौंदा का वानस्पतिक नाम कभी पूछे तो याद रखिएगा केरिसा केरेंडस। याद रखिएगा, करौंदा का वानस्पतिक नाम पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए। जैसे केले का होता है म्यूसा पेराडिसी का, जोरगम सोरगम का, जवार का होता है सोरगम बाइकोलर। इसी तरह से आपको याद रखने थे। नेक्स्ट है उपापचयी रोग। जब हम रोगों की बात करते हैं तो रोग वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। अभी अपने आहार जहित पढ़ा। इसी तरह से दूसरा एक वर्ड आता है उपापचयी रोग। उपापचयी को बोलते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक डिजीज। उपापचय से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप जानते हो एफएमडी जो आपने पढ़ा हुआ सूक्ष्म जीवों से होता है। एजेस आपने पढ़ा हुआ, ये भी सूक्ष्म जीवों से होता है। इसको बोलते हैं खुरपका मुंहपका रोग। इसको बोलते हैं गलगोटू रोग, जो क्रमशः वायरस और बैक्टीरिया से होता है। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है मिल्क फीवर, इसको हिंदी में दुग्ध ज्वर कहा जाता है। दुग्ध ज्वर। और दुग्ध ज्वर होता है किसकी कमी से? किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। याद रखिएगा, दुग्ध ज्वर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर, क्योंकि ये न तो वायरस से फैल रहा है न बैक्टीरिया से फैल रहा है। ये है उपापचयी रोग, जिसमें किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? आगे चलते हैं। चारा फसल का राजा किसे कहा जाता है? दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने जिसपे से क्वेश्चन बनता है, चारा फसल का राजा किसे कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है बरसीम, एक दे रखा है ल्यूसन। तो आप बताइए इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा किसे कहा जाएगा और रानी किसे कहा जाएगा? किसकी? चारा फसलों की। चारा फसल का राजा, चारा फसल का राजा किसे कहा जाता है?
और रानी किसे कहा जाता है? कोई आइडिया? तो याद रखिएगा, चारा फसल का राजा हम किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसी को बोलते हैं, बरसीम को हम बोलते हैं चारा फसल का राजा। अब देखिए इसी में दूसरा नाम दे रखा है ल्यूसन, तो याद रखिएगा इसको तो राजा कहा जाता है और ल्यूसन को चारा फसलों की रानी कहा जाता है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। चारा फसलों का राजा कहलाता है बरसीम, चारा फसलों की रानी कहलाती है कौन? ल्यूसन अल्फाल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मृदा में जैविक घटक की मात्रा कितनी होती है? ये प्रश्न तो आपके 12th में भी कितनी बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मृदा की संरचना की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान है, कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसके 4 भाग होते हैं। एक होता है 45 जिसको खनिज पदार्थ बोलते हैं, एक होता है 5 जिसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, एक होता है 25 हवा, एक होती है 25 एक होता है 25 पानी। ये पूरा मृदा का कंपोजिशन है, संगठन है। उसमें प्रश्न बनता है कि मृदा में खनिज पदार्थ कितने होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 45। जैविक घटक या कार्बनिक घटक कितने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। और आपसे जल का पूछें तो 25, हवा का पूछें तो भी 25। तो याद रखिएगा मृदा में जैविक घटक की मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। ये इस डायग्राम से भी आपको क्लियर है। अब देखिए पशुओं में जब हम पशुओं के दांतों की बात करते हैं, क्योंकि पशु के दांतों से पशु की सही आयु ज्ञात की जाती है, ज्ञात करने का वैज्ञानिक तरीका भी है, तो वहां पे एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं चिक टीथ। प्रश्न ये बना है, चिक टीथ किसे कहा जाता है? पशुओं में दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे इस तरह से, आई अपॉन आई, सी अपॉन सी। इस तरह से फॉर्मूला जरूर देखा होगा आपने, पी एम अपॉन एम और एम अपॉन एम। इस तरह से 4 तो पशुओं के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अग्रक, चवर्णक, अग्रदाढ़ और दाढ़। ये आप जानते हो। ठीक है, अब देखिए तो आपसे पूछा गया कि चिक टीथ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चिक टीथ हम बोलते हैं अग्रदाढ़ और दाढ़ दोनों को मिला के। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीएम और एम को मिलाकर क्या कहा जाता है? चिक टीथ कहा जाता है। इसमें अग्र चवर्णक, सॉरी प्रीमोलर और मोलर, अग्रदाढ़ और दाढ़ को मिलाकर हम चिक टीथ बोलते हैं। एक वेराइटी का नाम दे रखा है यहाँ पे, जो भी कितनी बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, पुसा स्नोबॉल किसकी किस्म है? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है पुसा स्नोबॉल गोभी की किस्म है। तो इसका सिंपल आंसर आप याद रखिएगा, पुसा स्नोबॉल आती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोभी की किस्म है। फिर देखिए क्लोरोसिस। क्लोरोसिस एक रोग होता है जो पादपों में होता है। वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फेरस और बोरोन। तो याद रखिएगा क्लोरोसिस नामक जो रोग होता है वो होता है मैग्नीज की कमी से। तो पादपों में अगर मैग्नीज की कमी हो जाती है तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है? क्लोरोसिस नामक रोग कहा जाता है। वो तो था पादपों पे उसकी कमी, मैग्नीज की कमी। यहाँ पे एक सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है पशुओं के अंदर? ठीक है, या ऑप्शन देखिएगा, क्वांशियोकोर, दुग्ध ज्वर, आफरा या कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि दुग्ध ज्वर जो होता है वो तो होता है कैल्शियम की कमी से, आफरा होता है ज्यादा गीला, हरा चारा खाने से। तो कोई नहीं, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहा जाता है क्वांशियोकोर रोग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको उल्टा पूछें क्वांशियोकोर रोग किसी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध में न्यूनतम एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? व्यवहारिक रूप से, कमर्शियली या केमिकली बात करो तो दूध की जो परिभाषा दी गई है उसमें एक तो फैट लिखी हुई है और एक एसएनएफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब फैट, वसा। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट, मतलब वसा रहित ठोस। तो याद रखिएगा, दूध में न्यूनतम जो एसएनएफ की मात्रा है वो तो 8.5 होनी चाहिए और दूध में फैट की मात्रा मिनिमम 3.5 होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकली या व्यवहारिक रूप, व्यावसायिक रूप से अगर दूध की परिभाषा बोलते हो तो दूध हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूनतम 3.5 वसा होनी चाहिए और न्यूनतम 8.5 उसमें वसा रहित ठोस होना चाहिए। तो यहाँ आपको एसएनएफ पूछा हुआ है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 8.5।
टी टेस्ट एक टेस्ट होता है जो बीज के संबंधित है। उसमें पूछा जाता है कि टी टेस्ट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, क्या पता लगाते हैं, जनन क्षमता या जीवन क्षमता। तो देखिए टी टेस्ट का मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। टी टेस्ट का मतलब होता है टेट्राजोलियम परीक्षण, इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला गया, टेट्राजोलियम का टी बोला गया। तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम भी कभी कभी पूछते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या कभी कभी ब्रोमाइड। इस केमिकल के अंदर हम बीज के सैंपल को डिप करके रखते हैं 24 घंटे तक। उसके बाद में जब हम 24 घंटे बाद देखते हैं तो जिसके किनारे थोड़े पिंकिश हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, इसका मतलब वो जीवन क्षमता लायक हैं। तो याद रखिएगा टी टेस्ट का जो उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जीवन क्षमता पता लगाने के लिए, सीड की वायबिलिटी पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, कुसुम का वानस्पतिक नाम। मैंने आपको हमेशा बताया कि वानस्पतिक नाम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या उसी रेफरेंस में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कुसुम का वानस्पतिक नाम क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, कार्तेमस, लाइनम, रिसिनस या कोई नहीं। तो याद रखिए कुसुम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कार्थेमस टिंक्टोरियस। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कार्थेमस टिंक्टोरियस, पहला ऑप्शन। लाइनम जो नाम होता है वो अलसी का होता है, और रिसिनस जो नाम होता है, रिसिनस कम्युनिसिस कैस्टर का नाम होता है अरंडी का। कैस्टर 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 का नाम होता है रिसिनस कम्युनिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्थेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोनोक्रॉपिंग में सघनता कितनी होती है। मोनो का मतलब होता है एक फसल। ये पूरे साल में अगर आपने एक ही फसल बोई है तो उसकी सघनता कितनी होगी। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा फॉर्मूला होता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, फसलों की संख्या, फसलों की संख्या अपॉन कुल वर्ष और इंटू 100। तो देखिए फसलों की संख्या जब अगर एक होगी, एक वर्ष में आप बोओगे तो 1/1 इंटू 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मोनो का मतलब होता है एकल, एक फसल। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। याद रखिएगा एकल। तो एकल क्रॉपिंग सिस्टम जब आप करते हो तो उसमें उसका जो आंसर होगा वो कितनी सघनता हो जाएगी, तो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, उसका प्रश्न बनता है रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा का आंसर याद रखिएगा, उसका आंसर होता है 20 से 40%। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। फास्फोरस फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और सेट्रिक एसिड में घुलनशील, जो आप जानते हो। नेक्स्ट देखिए, चकेया किसकी किस्म है। चकेया किस्म किसकी है, इसका प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में। चकेया किसकी किस्म है, तो याद रखिएगा किसकी किस्म है, आंवला की किस्म है। आंवले का नाम होता है एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंगूर, अंगूर का नाम आप जानते हैं वाइटिस वेनिफेरा। केला का नाम होता है म्यूसा पेराडिसिएका। और कभी कभी प्रश्न बनता है कि अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हो अंगूर के अध्ययन को बोलते हैं विटिकल्चर, जो उद्यान विज्ञान का ही एक भाग है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने आपको बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर में जब हम तैयारी करते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो क्वेश्चन से ही होती है। इसीलिए हम रेगुलर आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। तो आपको भी इसी तरह से रेगुलर प्रश्नों के आंसर जवाब देने हैं, और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे वाले जो भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसी सहयोग के साथ आगे भी बने रहिए आपके अपने परिवार एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।